एक लॉ या रूल जो आप होती तो तुरंत चेंज कर देती? आपके पेरेंट्स भी आपको सिखाते हैं। हमें लगता है कि जब हम पढ़ रहे हैं तब आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, आपकी फैमिली ज्यादा एंजॉय करेंगे इसको दान यू। आप नहीं कर राइट। पाते। मी एज अ गाइड, क्या आपके लिए मैं हेल्पफुल रहा हूँ किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, जो बे प्रिपरेशन के टाइम? प्रीलिम्स नहीं भी होता था तो एक दिन मेरे फादर का डांटते भी मूड थोड़ा सा खराब ही रहता था और मुझे ऐसे भी होता था यार अब कौन बात करेगा इनसे। थे। I was watching movie Kantara. I अच्छा। vividly remember that. He called me around 1 o'clock. हम्म, Tahsildar Saab, rank 35. हाँ। And I was like, क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय वैस। आज फिर एक बार हम आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लाए हैं। जैसे हमने पिछली बार भी आपको प्रॉमिस किया था कि हर बार एक नई सोच, हर बार एक नई एनर्जी एक ऑफिसर की हम आपके लिए ले आएंगे। और इसी के चलते हमने एक ऐसे गेस्ट को आज इनवाइट किया है जो आपको ये मिथ एटलीस्ट आपका तोड़ेंगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आपका पूरा लाइफ आपको इसी में झोंकना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हो। इनकी ऐसी इंटरेस्टिंग लाइफ रही है जो अगेन हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, जब हम इनसे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे गेस्ट मेरी फेवरेट स्टूडेंट और काफ़ी मेहनत इन्होंने की है सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए। काफ़ी लंबी जर्नी इनकी रही है और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम चारू खजूरिया है। JKS रैंक 35 है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, sir. बहुत दिनों बाद आपने एटलीस्ट 3 महीना जब से हमने ये स्टार्ट किया है तब से हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। 3-4 महीने के बाद हमने हमें कोई डेट दी है आपने। मैं समझता हूँ क्या क्योंकि पब्लिक सर्विस है तो उसमें आपको टाइम भी नहीं मिला, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. It's my honor actually to be with you on this podcast. And it's actually like homecoming because I was Chanakya's classroom student. And I really apologize for not coming to this podcast early because थोड़े से commitments भी रहते हैं, थोड़ी सी I'm married तो थोड़ा सा personal life का भी रहता है। And अभी मैंने join किया, it's been only 3-4 months तो थोड़ा सा workload was more तो now I'm here. We can understand कि आपका वर्क लोड ऑफ कोर्स क्योंकि पब्लिक सर्विसेज में बहुत हेक्टिक रहता ही है, स्पेशली जब आपने रिसेंटली ज्वाइन किया हो। बट हम आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपका डेली रूटीन्स के बारे में हम विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। जो फर्स्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सपोज़ चारू को मैं बहुत क्लोजली आपको देख चुका हूँ तैयारी के टाइम भी, स्ट्रगल के टाइम भी, एंड देन बिकमिंग एन ऑफिसर ऑल्सो आई हैव सीन। बट अगर आपको एक डेस्क पे बिठा दिया जाए, बोला जाए कि चारू क्या है, मतलब आपकी खुद की डेफिनेशन में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो क्या क्या बोलोगे आप? आई थिंक अगर मुझे खुद को एक डेफिनेशन में डालना हो तो आई वुड से चारू is hardworking. She is persistent. She won't budge unless she has seen some goal and she had achieved it. She is little stubborn. She's enthusiastic. She's creative. She has good leadership skills. She has been a good student. She has been a good child to her parents. And overall, I'm a very empathetic person. I think that more or less suffice me as a person. वंडरफुल, मतलब आपने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा हमें दे दिया आपकी डेफिनेशन में। ऑल दीज क्वालिटीज़ बिफोर वी जंप इनटू योर करियर के आप बचपन से कैसे क्या आते हो, बट जो डेफिनेशन आपने अपने दी है ये सम अप करता है कि एक सिविल सर्वेंट के लिए, आई ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू दिस, कि एक सिविल सर्वेंट को सम अप करता है दिस डेफिनेशन। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस मुझसे जो है इत्तेफाक रखेंगे और इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। बट चारू, मैं
जानना चाहता हूँ कि आप बेसिकली उधमपुर से हो। Right, sir. उधमपुर जम्मू से भी मेरा ख्याल है 90 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर दूर है। एवेन्यूज होते नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो उधमपुर जैसे शहर में बढ़ रहा है और कॉलेज स्कूल सारा वहीं से किया आपने No, उधमपुर sir, से? मैंने अपनी 12th तक की एजुकेशन I've done from उधमपुर. Then I came to Jammu for my graduation. ग्रेजुएशन आपने जम्मू यूनिवर्सिटी से Yes, sir. किया। Yes, sir. और इस बीच में कब आपको लगा कि आपको सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? So actually this is very interesting because मुझे कभी लगा नहीं, it was inbuilt in me by my father. I don't even remember the age I started dreaming to become a civil servant, and this is literally giving me goosebumps to reminisce those moments. I only remember of reading those CSR books. एक टाइम पे ना वो आती थी competitive CSR, success review. दर्पण, CSR, But usually my father would bring competitive success review for me. And as a child, I think recent memory I can recall of is I was in 8th class and I used to take that magazine with me to school. एंड बीच में मैं फ्री पीरियड में उसको निकाल के आई यूज्ड टू जस्ट स्किम थ्रू, नॉट रीड इट बिकॉज उस टाइम पे आई वाज नाइव, इतना पता नहीं है क्या है, बट आई यूज्ड टू स्किम थ्रू एंड सी दोज पिक्चर्स की ये आईएएस बन गया है, ये आईपीएस बन गया, यूज्ड टू रीड दोज इंटरव्यूज, क्या बोल रहे हैं ये, उसी में मज़ा आता था. नो, आई वॉज नॉट इनटू कि मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ रही हूँ, मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ. दो माई फादर ऑल्सो यूज टू ब्रिंग मनोरमा, उस टाइम पे मनोरमा एयर बुक आती थी, बट आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट बुक, बट I used to get very inspired reading competitive success review, and I used to think कि one day I'll also be there. So मैंने कभी ये नहीं मैं बोल सकती कि मैंने कब ये सोचा आई विल बी अ सिविल सर्वेंट, बिकॉज आई थिंक दैट वाज अ ड्रीम गिवन टू मी बाय माय फादर. मुझे लगता है वो स्टार्ट क्योंकि फाउंडेशन आपके फादर ने डाली. राइट. और हम आज का मतलब जो ये कॉन्वर्सेशन है, इट इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स ओनली, कि कैसे जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, कैसे फाउंडेशन डली है. तो एज ए क्योंकि मैंने भी आपकी जर्नी देखी है और ठीक ठाक मेहनत व्हेन आई से दिस, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. आप इवन दो वी कैन नॉट एक्सप्लेन एवरी स्ट्रगल दैट यू हैव फेस्ड, बट बहुत टाइम लगा. ऐसा टाइम कि जिस टाइम में कभी कभार ऐसा लगा यार मतलब हो गया, ज़्यादा हो रहा है. अब ऐसे भी मूवमेंट्स आए क्योंकि लंबा जर्नी था आपका भी. सो आई वुड से कि I've been blessed by God, क्योंकि if I speak of state civil services, मुझे कभी वो exhaustion नहीं आई, because this was my second attempt and it was more like a first attempt, क्योंकि मैंने first attempt 2016 में दिया था, when I had just passed out from college. In fact my results were also anticipated that time. उस time results भी नहीं निकले थे. I was just giving this exam क्योंकि उस टाइम पे फॉर्म्स आउट हुए थे ना, ऑब्वियसली आई हैड टू डू यूपीएससी, तो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो सिलेबस वही है, पढ़ना है तो पढ़ के देते हैं ना, एक शुरुआत तो करते हैं. उस टाइम पे आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, बट सैडली और अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर्ड मेन एग्जामिनेशन. उसका एक रीज़न ये भी था कि उस टाइम पे मेरे मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम आने वाला था, जो कि पीएससी ही कंडक्ट करता है. एंड मेरा ये था कि जैसे एक नॉर्मल बच्चे का होता है कि एक बैकअप तो होना चाहिए, वो हमारे पेरेंट्स ने हमें बिल्ड किया होता है कि यू शुड हैव अ बैकअप, बिकॉज दिस कैन बी अ वेरी टायरसम और अ लॉन्ग जर्नी, यू नेवर नो कि आपका फर्स्ट में होगा या लास्ट में होगा. सो उस टाइम पे मैं मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रही थी, तो मेरा मेंस नहीं हुआ. उसके बाद मैंने आई स्किप्ड ऑल अदर अटेम्प्ट्स जो केएस के आए थे, बिकॉज आई वॉज होली सोली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. मुझे था कि मुझे यूपीएससी करना है. बट देन जिस अटेम्प्ट पे मैंने क्लियर किया, ये वाला अटेम्प्ट आया, उस टाइम पे आई थिंक मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट्स दे दिए हुए थे, तो मेरी प्रिपरेशन उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी थी. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा फिर इस टाइम हो गया था मेंस, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू. मैं मतलब बीइंग अ गर्ल यू हैव फेस्ड लॉट ऑफ थिंग्स. हम मेरे पास अब जो बच्चे आ रहे हैं जिनको तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की, स्पेशली गर्ल्स,
उनको मतलब बहुत चैलेंजिंग लगता है जो आपने फेस किया ऑलरेडी। एक एक बेहतर रोड आपने बना के दी हुई है। मेरा आज मकसद भी यही है कि मैं आपके थ्रू उन लोगों तक ये पहुंचाऊं कि आपको आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। राइट। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब आपने स्टार्ट की है, फिर मैरिज कब हुई, फिर सिलेक्शन कब हुआ, तो मैं जानना चाहूँगा इसको ब्रीफली थोड़ा सा हमें बता दो कि क्या रहा है। आपने अटेम्प्ट दिया, मेंस लिखा, शादी कब हुई और इंटरव्यू कब दिया, ये थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता। राइट। सो मैंने प्रीलिम्स दे चुकी थी, मैं मेंस भी दे चुकी थी, एंड आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरे अच्छे हुए हैं। My parents were also confident, and there was no thought of getting me married, or there was no thought of me getting married, neither by my parents, ना मेरे मन में कोई ख्याल था, but they say it's destined and I believe so. जब मेरे मेंस के एग्जामिनेशन ख़त्म हुए तो I was waiting for the result, but then कोई रिश्ता आया and my parents finalized it. I also met with my husband, तो मुझे भी ठीक लगा, and somehow I resisted though, because मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत बोला कि how can you do this to me, please give me time, मेरे मेंस अच्छे हुए हैं, let me do what I am doing. But then somehow जो भी I got married, and उसके बाद when I got married उसके 1 महीने के बाद was my interview. तो was it stressful the entire situation? So actually मैंने मेंस दे दिए हुए थे, तो I was quite free, and I अगर was, मेन से पहले होता तो ज्यादा स्ट्रेसफुल होता। it would have been stressful obviously. ऊपर वाले का करम कि आपका मेंस के बाद ये डिसीजन लेना। मे बी अगर मेंस से पहले होता तो शायद मैं अग्री भी नहीं करती, बिकॉज मेंस हो गए थे एंड आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑल्सो, और मैं फ्री भी थी। तो I met my husband, I also found him कि हाँ we are compatible and we can take this forward, तो I agreed, my parents फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे, क्योंकि I still remember आपका मेरा ख्याल है सेकंड अटेम्प्ट था, and you were really looking forward कि ये सिलेक्शन में आपका नाम हो आए। जब आपका नाम आया, क्योंकि रिसेंट मैरिज इंटरव्यू के बाद आप उस टाइम इन लॉज के यहाँ थे या उस टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ थे? आप सर मैं लकीली अपने पेरेंट्स के साथ थी, एंड आई वुड से दिस लकीली बिकॉज अब हमारे पेरेंट्स ने हमारी जर्नी देखी होती है. माई फादर हैज़ built this dream for me. I would rather say built, because he was there for me. My brother, he would do everything कि मुझे तुझे कौन से नोट्स चाहिए, मैं उसको भगाती थी कि मेरे को ये चाहिए, and now I need this, तू लेके आओ, ये करो, कुछ डाउनलोड करना है, कुछ फॉर्म फिल करना है, everything. And my mother, on the other hand, she never forced me to help her in the kitchen or anything in any household chores. So I've been very grateful to God to have such parents and siblings around me. तो मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी जब रिजल्ट आया. उस दिन क्या था कि बहुत ज़्यादा र्यूमर्स थे. एक तो उस दिन लास्ट इंटरव्यू हुआ था, और कभी ऐसा सुना नहीं कि पीएससी ने लास्ट इंटरव्यू वाले दिन ही इमीडिएटली रिजल्ट निकाल दिया. तो बहुत र्यूमर्स थे कि रिजल्ट आज रात को ही आएगा, बट वी वर लाइक कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी कल इंटरव्यू खत्म हुआ है, मतलब दिन में इंटरव्यू खत्म हुआ है, रात को कैसे रिजल्ट आ जाएगा. बट था भी, कुछ लोग बोल रहे थे उन्होंने पीएससी से पता किया, इट्स ट्रू कि इट्स कमिंग. I waited for like 11 o'clock. I was watching movie Kantara. I vividly remember that. And मेरे को थोड़ा ना डिजी फील हो रहा था. फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, 11 बज गए हैं, सो जाते हैं. मैं सो गई and I was sleeping with my mom. मुझे रात को फ़ोन आता है. there's one mentor जिनके साथ मैं कनेक्टेड रही थ्रू दिस जर्नी, आदित्य संगोत्रा. he has also cleared UPSC. जो दिल्ली में हाँ, इस टाइम वो अंडमान में है. अच्छा, अंडमान. राइट. तो he called me around 1 o'clock. मैंने देखा, मैंने कहा आदित्य सर क्यों फ़ोन कर रहे हो. मुझे 1 मिनट के लिए समझ भी आ गया कि मे बी रिजल्ट आ गया, बट मैं नींद में भी थी उस टाइम, तो इतना क्लैरिटी नहीं हुई. मैंने फ़ोन उठाया एंड ही स्ट्रेट ऑफ सेड, तहसीलदार साहब रैंक 35.
एंड आई वॉज लाइक क्या? मैंने कहा सर आपने चेक किया, आपने पक्का चेक किया? कहते हाँ चेक किया, अब आप मजे करो, अब मिठाई कब खिला रहे हो? मैंने कहा सर कोई नहीं, मैं मिलती हूँ आपसे वो। एंड मैंने उनकी कॉल रखी एंड मैंने अपनी मम्मा को उठाया, मतलब मम्मा भी कॉल से उठ ही गए थे। मम्मा कहते क्या? मैंने कहा मम्मा मेरा हो गया, रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया। शी वॉज सो हैप्पी, शी हग्ड मी, आई हग्ड हर। मैंने ना उनको फ़ोन पकड़ाया अपना, मैंने कहा मम्मा आप ये फ़ोन लो, वीडियो रिकॉर्ड करना। मुझे ना हमेशा से था कि जब वो मोमेंट आएगा आई विल रिकॉर्ड माई फादर्स फेस। मैंने मम्मा को फ़ोन पकड़ाया, वी बोर्ड डाउन इन द टेम्पल जो हमारे घर में था, भगवान का शुक्रिया अदा किया कि यहाँ थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एंड वी स्ट्रेट वेंट टू माई फादर्स रूम, ही वॉज स्लीपिंग विद माई ब्रदर दैट डे। तो मैंने पापा को उठाया, मैंने कहा पापा रिजल्ट आ गया। ही वॉज ऑल्सो स्लीप, तो नींद में थे, तो कहते क्या क्या? बट माई ब्रदर गेव अ रिएक्शन, क्या आ गया, हो गया तेरा? मैंने कहा हो गया। एंड ही केम एंड हग्ड मी एंड पापा वाज लाइक कि नहीं नहीं बेटा आपने लिस्ट चेक की? मैंने कहा पापा आदित्य सर का फोन आया था, ही मस्ट हैव चेक्ड इट। नहीं नहीं आप लिस्ट चेक करो, लिस्ट चेक करो। फिर लिस्ट चेक की, फिर था 35th रैंक एंड देन ही वाज सो हैप्पी, ही हग्ड मी एंड ही मतलब जो उनके फेस पे सुकून था ना, वो पूरा पेन खत्म वो किया, पूरा आपका पेन खत्म कर गया। दैट वाज अ वंडरफुल मोमेंट। आई हैड रिकॉर्डेड इट आल्सो एंड आई हैड पोस्टेड इट ऑन माय इंस्टाग्राम आल्सो। You should also send it to me so that we can post it Sure, there। जब हम इसको अपलोड करेंगे जरूर हम इसको पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। बट मोमेंट्स लाइक दैट कि पूरा आपका जर्नी जो है, कभी आपने अटेम्प्ट दिया उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ, प्री क्वालिफाई नहीं होता, तो इट गेट्स वेरी मतलब डिस्करेजिंग। आप प्री जैसे आपने यूपीएससी का प्री दिया, वो क्वालिफाई नहीं होता, कभी कभार वो सेल्फ डाउट्स से आते हैं। ये तो एक सक्सेस की जो स्टोरी आपने सुनाई है, ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स तब क्रिएट होते हैं जब व्हेन यू पास द एग्जाम। बट उससे पहले जो आपने फेस किया है कि आपने इतना स्ट्रगल कि प्री दिया, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, प्री दिया, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, अगेन एंड अगेन दैट इज हैपनिंग। तो वो डिस्करेजमेंट, उन टाइम्स में अपने डिस्करेजमेंट में अपने आप को वापस कैसे उठाया? सो एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि मैंने 2016 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और वो मैंने बस देखने के लिए दिया था, क्योंकि आप इमीडिएटली कॉलेज से पास आउट हुई थी और आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अब यूपीएससी के लिए भी मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, आई वाज प्रिपेयरिंग इट बाय माई सेल्फ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, मैंने सेकंड अटेम्प्ट दे दिया, आई कुडंट मेक थ्रू प्रीलिम्स। उस टाइम पे मतलब वो डिसहार्टन्ड फीलिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज यू हैव प्रेशर ऑन यू कि आपने एक ड्रीम देखा है और उसके आप फर्स्ट स्टेज ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। बट मेरा ये था ना, जैसे शुरू में आपने मुझे पूछा कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे, शायद इन्हीं फेजेस से मैंने ये देखा अपने अंदर कि आई वॉज परसिस्टेंट, आई वॉज स्टबॉर्न इन गेटिंग व्हाट आई वांट। दो I couldn't make through prelims in my last attempt also for UPSC, but I can say I've given my best. वो नहीं था destined या मेरी कुछ कमी रही, I still have to analyze that, but disheartening होता है, but what makes you come through that is your determination and your persistence, I would say. कुछ टाइम होता है कि आप उस स्पाइरल में ही घुसते जाते हो, यार नहीं होगा तो क्या होगा। बट सर टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ना कभी सोचा ही नहीं कि नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने यही सोचा ठीक है इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम होगा, बट होगा जरूर। तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी टाइम एंड अगेन? मोटिवेशन, माय फादर, मैं अपने पापा से बात करती थी तो उन्होंने हमेशा मुझे ना मोटिवेट करके ही रखा कि नहीं बेटा क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत मतलब मेरे साथ बहुत ही सही थे कि हमेशा मोटिवेट किया। जब प्रीलिम्स नहीं भी होता था तो एक दिन मेरे फादर का मूड थोड़ा सा खराब ही रहता था और मुझे ऐसे भी होता था यार अब कौन बात करेगा इनसे। वो भी होता था, लेकिन इवेंचुअली ही वुड कम टू मी एंड ही वुड टेल कि ठीक है नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, यू कीप ऑन डूइंग इट। मतलब हैविंग दैट फेथ इन अ चाइल्ड, उनका एक लगातार फेथ आप में दिखाते रहना, एक दिन ऑफ कोर्स वो मूड खराब नहीं होगा, वो फिर भी आप ही के लिए सोचते होंगे उस टाइम के काश हो ही जाता है इस टाइम। बट देन कमिंग बैक टू यू
आपको बताना कि ठीक है कोई नहीं, अगले साल फिर एग्ज़ाम देना, फिर मेहनत करो। तो आप ये बोल लो कि आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट थ्रू आउट रहे हैं, आपको इसमें उन्होंने लगातार इनकरेज किया कि आप ये करते रहो। कितना सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है इस एग्ज़ाम में? सर मुझे लगता है कि अबव ऑल थिंग्स सपोर्ट सिस्टम बहुत मैटर करता है, चाहे आपके पेरेंट्स से हो, पेरेंट्स से नहीं है तो कोई मेंटोर हो, मेंटोर नहीं है आपका सिबलिंग हो, आपका फ्रेंड हो, बट यू नीड सपोर्ट। वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, वी हैव इमोशंस, वी हैव थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर माइंड, और जब चीज़ें जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं मिलती, यू टेंड टू क्वेश्चन योरसेल्फ, यार मैं वर्थ इट हूँ या नहीं हूँ, क्या मुझसे होगा या नहीं होगा। उस टाइम पर जब आपके पास एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम हो अराउंड यू दैट कैन मेक यू फील दैट यू आर वर्थ वाइल एंड दैट यू कैन डू इट, एंड थोड़ा सा और हो जाएगा, दैट गिव्स यू इमेंस स्ट्रेंथ। और वो सपोर्ट सिस्टम अगर आपको सोसाइटी में नहीं मिल पा रही, यू सीक इट इन योर गॉड, विच एवर गॉड यू बिलीव इन, आई थिंक। लेकिन वो सपोर्ट जो है वो आपको स्ट्रेंथ देती है आगे बढ़ने के लिए। अब सिलेक्शन हुआ आपका, सिलेक्शन होने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सारे लोगों को पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट, क्योंकि अकाउंट सर्विस में रैंक 35 था आपका, एंड देन यू गॉट अकाउंट सर्विसेज, और नेक्स्ट आपने मेंस लिखना था, वो मेंस आपने लिखा ही नहीं। क्या चल रहा था उस टाइम? वही कि ठीक है, आई वॉज थिंकिंग इन द फीलिंग दैट आई हैव गॉट रैंक 35, आई वॉज ऑन क्लाउड 9। तो उस टाइम पे प्रीलिम्स पहले ही हो गए थे, इंटरव्यू से पहले ही हो गए थे, तो प्रीलिम्स मेरा हो गया था, और जैसे ही रिजल्ट आया उसके 1 महीने के बाद मेंस था। आई डोंट नो इसको मैं अपनी बेवकूफ़ी का हूँ या क्या कहूँ। आपको लगता है कि आपको देना चाहिए था उस टाइम वो अटेम्प्ट? दे देती तो ठीक था, बट देन यू आर कंटेंट विद योर बट या नाउ व्हेन आई सी दिस, पहले जब तक आई वॉज अंडर ट्रेनिंग तो मुझे लगता था कि नहीं शायद मुझे दे देना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता तो अच्छा होता, बट नाउ पोस्ट टू I'm in services for almost 4 months now. I have charge of an office, so I'm quite content now. And I think कि यहाँ पर रह के भी I'm equally able to change things or make a change in the world जो मैं चाहती हूँ। तो ठीक है, be it administration, be it police, be it account services, all have their perks, all have their cons. तो मुझे लगता है जहाँ पर अब मैं हूँ, राइट नाउ आई एम कंटेंट वेयर आई एम। आपने जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, उस टाइम माइंडसेट क्या था? मतलब क्यों आप स्टार्ट किया? आपने क्या सोच के कि मुझे एक सरकारी नौकरी, एक बड़ी पोजीशन चाहिए, ये माइंडसेट में था? लोगों के हित के लिए काम करना था, ये माइंडसेट में था? या फिर आपको लगा कि अपने आप को प्रूव करने के लिए, समटाइम्स पीपल डू दैट आल्सो, कि भाई सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान के लिए। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन यू चोज टू गो फॉर दिस सर्विसेज? सर आई वुड से कि दिस वाज ना अ कलेक्टिव ऑफ मेनी थिंग्स, आई वुड से। टॉप ऑफ द माइंड में क्या था? टॉप ऑफ द माइंड में पहले तो यही था कि हमेशा से एक ही ड्रीम देखा है ना, शुरू से बचपन से वही देखा कि यही बनना है, तो और कुछ तो था नहीं। अब आई हैड डन बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो मेरा ये था कि मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम निकाल लूँ, एक बार सेटल हो जाऊँ, आराम से बैठ के प्रिपेयर करूँगी, एक बैकअप प्लान था। बट वो भी नहीं हुआ था मेरा मेडिकल ऑफिसर का, उसमें मैं इंटरव्यू से आउट हो गई थी। तो अब था कि अब ये भी नहीं है। फिर आई वॉज पार्टली वर्किंग इन फॉर द स्मॉलेस्ट टाइम आई वॉज वर्किंग इन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। तो वहाँ पर काम कर रही थी। फिर मुझे लगा अब ना मुझे इधर उधर कहीं नहीं जाना है, मतलब दो माई फादर वॉज लाइक कि बेटा बैंकिंग के एग्जाम्स दो, ये एग्जाम होते हैं, बट आई स्ट्रेट अवे सेड टू हिम कि पापा मेरा जो गोल है ना, लेट मी डू दैट, आई हैव अ बैकअप प्लान ना, मैं आई एम वर्किंग इन NHM, आई एम गेटिंग सैलरी, इतना अगर कुछ ना भी हुआ तो मैं यहाँ सर्वाइव कर लूंगी। उसके बाद ही ऑल्सो सेड कि ठीक है आपको जैसा करना वैसा करो। तो तब मैंने सोच लिया कि अब सिर्फ एक ही जगह फोकस करना है। अब ये जॉब मिल गई है, चाहे ये कंट्रैक्चुअल जॉब है जो भी है, बट अब मेरे को सिर्फ UPSC के पे फोकस करना है। तो वही था माइंड में।
और फिर एक ये भी होता है, आई हैड बीन अ वेरी, आई वुड से आई एम एन एम्पैथ। मुझे सोसाइटी में जब डाउन ट्रॉडन लोगों को देखती हूँ या जिसके पास थोड़ा कम है उसको देखती हूँ, माई हार्ट यूजली गो टू दैट पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों मैं इसकी हेल्प क्यों नहीं कर सकती। तो वो भी था एक। ऑल्सो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है सोशल सर्विस वगैरह करते हुए, दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव पर्सन दैट वे। तो पेरेंट्स को देख के भी होता है, वो एक सोशल सर्विस वाला भाव भी था। एंड आई वुड से कि एक जिद भी थी कि सोसाइटी में इज्जत भी चाहिए। मतलब हमेशा से ऐसा लगता था कि जो भी करूं टॉप पे रहूं। तो मैं बोलूंगी कलेक्टिव थिंग्स थी जिसने मुझे ड्राइव किया टू परस्यू दिस। टॉप पे रहना वाज आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि आपका सर्वाइवल, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। तो दीज आर द सर्विसेज जो जिसका इम्पैक्ट बहुत है, जिन सर्विसेज में आप हो। आप मतलब इन सर्विसेज के थ्रू यू कैन एक्चुअली हेल्प लॉट ऑफ पीपल जिनको एक्चुअली ज़रूरत है। अब इन एग्ज़ाम्स में आपको क्या लगता है कि जैसे हमारी ऑडियंस मेनली सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज को एस्पायर करती है, या उनके पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स देखते होंगे उन्हीं बच्चों के जो इन सर्विसेज में एस्पायर करते हैं। तो आपको, क्योंकि एक अच्छी खासी लंबी जर्नी रही है आपकी, अब आपको जब व्हेन यू लुक बैक कि आपकी जर्नी में कौन कौन सी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम योर हार्ड वर्क स्टडीज़ जो आपने की है, एज अ पर्सन आपने अपने आप में बिल्ड की हो, जो इस एग्ज़ाम में कल को पेपर लिखने के टाइम रिफ्लेक्ट की हो आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगती है? सर मुझे लगता है ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ना, ये आपको बिल्ड वो चीज़ें करने में मजबूर कर देता है। बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू सिलेबस ना, यू हैव टू टच ईच एंड एवरी टॉपिक, चाहे वो पॉलिटी है, आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कैसे एमएलए सेलेक्ट होते हैं, कैसे एमपी सेलेक्ट होते हैं, हाउ इज़ प्रेजिडेंट इलेक्टेड। बी ज्योग्राफी, आपको पता चल जाएगा कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब यू गेट टू नो एवरीथिंग। तो वो आपकी ऑब्वियसली पर्सनालिटी को भी डेवलप करती है। तो आई वुड से कि जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको सिलेबस से ही धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी में वो चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड देन व्हेन यू डीप स्टडी दोज थिंग्स, तो आपको पता चल जाता है व्हाट इज क्वेश्चन डिमांडिंग, व्हाट इज दिस एग्जाम डिमांडिंग, एंड इवेंचुअली आप वो चीज़ें अपने आप में इनकॉर्पोरेट करके यू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। और ये ओवर्टली नहीं होता, ये दिस इज वेरी कोवर्ट, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा एंड योर पर्सनालिटी विल चेंज इवेंचुअली। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को ये पता होना चाहिए। और एट द सेम टाइम जैसे एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, आप इससे एग्री करते हो कि नहीं, कि जैसे एक बच्चा तैयारी करता है, तैयारी के साथ साथ उसको मतलब डिसीजन मेकिंग पे साथ साथ काम करना चाहिए। जैसे पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है, एथिक्स में भी समहाउ एथिकली भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको पावर एंड पोजीशन ही चाहिए, दे कम इन दी स्टडीज क्योंकि उनको पावर एंड पोजीशन ही दिखता है और बहुत ज़्यादा ग्लैमरस जॉब दिखती है। क्या जितना वो सोचते हैं, जितना, क्योंकि आप टेबल के उस साइड हो आप, और टेबल के इस साइड में जो बच्चे सोचते हैं, क्या जितना आपने पहले सोचा था ये ग्लैमरस जॉब है उतनी है या नहीं है? I don't want to discourage or demoralize anyone, right? But I would let them face the mirror also, कि ये कोई ग्लैमर वर्ल्ड नहीं है दैट यू आर थिंकिंग ऑफ, कि गाड़ी पे जाएंगे गाड़ी पे आएंगे। विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास पावर दी गई है, आपको गाड़ी दी गई है फॉर सम पर्पस, तो आपके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। हो सकता है आपको दिन में 50 बार कहीं पर जाना पड़े। सो इट्स नॉट ग्लैमर कि आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, इट्स नेसेसिटी बिकॉज आपके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट एट द सेम टाइम जब आप उस चेयर पे बैठे होते हो, तो you feel a sense of power कि I have the power to change this। जैसे I've been मतलब मेरे को सैनिटेशन से ना
के इशू से बहुत ज़्यादा लगाव है कि मतलब मेरे को क्लीनलीनेस चाहिए सिटी में, ये वो. एंड थैंकफुली आई एम पोस्टेड इन म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर. सो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मुझे पहली पोस्टिंग ये मिली है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है. तो आप जब उस कुर्सी पे बैठते हो ना, तो जब आप चीज़ें चेंज कर पाते हो तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी देता है. बट ये जो ग्लैमर है ये वो, दैट इज़ वेरी टेम्पररी. वो मतलब वैसा ग्लैमर है नहीं है वो. अगर आपको दूर से लग रहा है तो इट्स अ मिथ. नहीं, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि मिल जाए, लाल बत्ती है, मतलब गाड़ी है, फिर बड़ी पोजीशन है, जिस पोजीशन आपकी फैमिली बहुत एंजॉय करेगी उन पर्क्स को, लेकिन आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो कमिंग बैक टू योर सर्विसेज, क्योंकि आप उधमपुर में पोस्टेड, यू आर बेसिकली फ्रॉम उधमपुर, एक ऐसी पोस्ट जिस पोस्ट में आप वो चीज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी आप बोल रहे हो कि आपके दिल के बहुत करीब है, ऐसा करना. नंबर वन, मतलब बहुत कम टाइम में ऐसा होता है कि आप अपनी जगह पे पोस्ट होते हो, अपने खासकर उन लोगों के लिए काम कर सकते हो जिनके साथ आप पले बड़े हो उस जगह के लिए. मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कितना सेटिस्फाइंग है उन्हीं लोगों के लिए काम करना जिनमें आप रहे हो. सो आई ऑल्सो फील द सेम. मेरी पहली पोस्टिंग थी और यूजुअली होम पोस्टिंग मिलना मुश्किल होता है, बट दैट्स आई वुड से बेस्ट पार्ट ऑफ दिस अकाउंट्स कार्डर कि आपको यूजुअली होम पोस्टिंग्स ईजिली मिल जाती हैं. सो दैट्स वन प्लस पॉइंट. और दूसरा, एक तो जिस ऑफिस में मैं हूँ, द थिंग सैनिटेशन एंड क्लेनलीनेस, इट इज़ वेरी क्लोज, द टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो मुझे लगता है कि मुझे वैसे भी बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है बिकॉज आई कैन डू थिंग्स नाउ जैसा मैं चाहती हूँ, या मैं एडवाइजेस दे सकती हूँ, या जैसे भी मैं कर पा रही हूँ अपने बिहाफ पे. तो इट इज़ गिविंग मी जॉब सेटिस्फैक्शन. एंड थर्डली, उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही हूँ जिनके साथ पली भड़ी हूँ. सो एक तरह से ही अच्छा भी होता है, बट आई वुड से कि फिर बहुत ज्यादा वो हो जाता ना, ऑब्लिगेशंस हो जाती है, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है आपसे. या तो वो एक पॉइंट है. बट ओवरऑल आई एम फीलिंग क्वाइट गुड टू बी. चारू, बहुत इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन हो रही है जिसमें हमें इंसाइट मिल रहा है, बच्चों को ऑफ कोर्स बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि उनको कैसे, स्पेशली गर्ल्स को कैसे उनको बैलेंस करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, थोड़ी सी इंसाइट्स मिली हैं. बट डाइविंग मोर इनटू दिस, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी कल फॉर्म भरता है, आपके पास भी ये सिचुएशन थी कि when you had to choose, you chose administrative services and then account services and then police services. बहुत confusion होता है इसमें, आइडिया नहीं होता लोगों को. किस माइंडसेट से आपने ये चूज किया है और लोगों को इसके बारे में केयरफुल क्यों रहना चाहिए? राइट. सो जब हम इंटरव्यू के लिए अपना DF भरते हैं, उस टाइम पे काफ़ी कंफ्यूजन रहती है ये कि कौन सी सर्विसेज को पहले रखें, कौन सी को बाद में रखें. यूजुअली मैंने देखा है कि लोग ऐसे ही भर देते हैं कि ठीक है भर दो, क्या ही है. बट कोई भी सजेस्ट करता है वो भर देते हैं. बट मुझे लगता है कि दिस इज क्वेश्चन ऑफ योर करियर फॉर the time you'll be in services for like 30-40 years. तो अब 30-40 years रोज उठ के आपको एक काम पे जाना है. You cannot take it lightly. अब आप उस काम में खुश ही नहीं हो, आपने एडमिनिस्ट्रेशन भर दिया, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद इट आप वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है यार मैं पुलिस में होता, आई हैड बीन एन बेटर पुलिस ऑफिसर दैन एन एडमिनिस्ट्रेटर. आपने पुलिस सर्विसेज भर दिया, अब आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा, आपको लगता है यार हैड आई बीन एन अकाउंट्स ऑफिसर तो मेरी ये वर्क और लाइफ पूरा बैलेंस हो जाता. सो ऑब्वियसली आपको एक थॉट देना जरूरी है कि आप कौन सी सर्विसेज को पहले रख रहे हो, कौन से बाद में. मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था. मुझे भी कोई आइडिया नहीं था लाइक इन नॉर्मल एस्पिरेंट. अब हम प्रिपरेशन टाइम पे होते हैं तब हम इतना सोचते नहीं है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है. और यूजुअली सोसाइटी में एक वो होता है कि सिविल सर्वेंट बन रहा है तो तहसीलदार बनेगा, BDO बनेगा, बाकी का तो किसी को इतना पता ही नहीं होता. ज्यादा से ज्यादा DYSP बनेगा. अकाउंट्स ऑफिसर इतना मैं बोलूँगी इतनी अवेयरनेस नहीं है.
बट लकीली मेरे फादर जो है वो अकाउंट्स में ही थे, एंड मैंने उनसे पहले मेरे मेंटोर भी हैं वो जो आदित्य सर, मैंने उनसे भी बात की थी, तो उसके बाद मैंने अपने फादर से भी बात की, एंड ही सजेस्टेड कि आप पुलिस को थर्ड पे रखो, आप सेकंड अकाउंट्स रखो एंड फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रखो। सो आई अग्रीड टू हिम, एंड मैंने वही फिल किया था। तो मैं यही बोलूँगी कि डाफ जो है वो आपकी पूरा करियर डिफाइन कर रहा है 30-40 इयर्स के लिए, तो प्लीज चूज इट वाइजली एंड नंबर इट वाइजली। ये क्योंकि सर्विसेज चूज करना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइक यू सेड क्या 30-40 इयर्स का आपका सेम बिजनेस एंड इट्स अ सीरियस बिजनेस। आपको किसी भी सूरत में इसको लाइटली लेना नहीं चाहिए। जब आप फॉर्म भरते हो बहुत सारी नाम नहीं लेना चाहिए और लूँगा भी नहीं, बट बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप लोग को पुलिस सर्विसेज करनी चाहिए। व्हेन दे चूज पुलिस सर्विसेज काफ़ी हेक्टिक हो रहा है उनके लिए। तो आपको अपनी एनर्जी भी देखनी है कि वेदर यू विल बी एबल टू पुल इट ऑफ और नॉट। तो उस हिसाब से एंड लाइक चारू सेट कि इन्होंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस जो है इन्होंने स्ट्रेट अवे अकाउंट्स भरी थी, क्योंकि इनको डिफरेंट चीज़ दिमाग में थी। इट वाज अ वेल प्लान्ड थिंग। तो इसी तरह बाकी सारे लोगों को हमेशा इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपने अकाउंट सर्विसेज रखी है, अकाउंट्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सर्विसेज हो या पुलिस सर्विसेज हो, हेक्टिक तो है। इसमें किसी भी सूरत में हम डिनाई नहीं कर सकते कि आपको सुबह से शाम तक जॉब पे रहना होता है। एक साइड से आपके ऑफिस की डेडलाइंस और दूसरे साइड से आपको, क्योंकि नाउ यू आर मैरिड, और आपको डिनर और घर के हाउस होल्ड चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो आप? सो दैट्स क्वाइट करेक्ट कि कोई भी सर्विसेज है वो हेक्टिक तो होता ही है, बिकॉज यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ने अगर स्टेट की सबसे प्रीमियम सर्विस पे अगर बिठाया है तो दैट हैज़ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी भी नहीं है कि आप उनको नेक्स्ट डे पे टाल सकते हो। यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क या जो भी आपको असाइन किया गया उसी दिन, बिकॉज इट हैज़ इम्पैक्ट ओवर द पब्लिक यू आर डीलिंग विद। And also since I'm married also, you have certain commitments for your family too. But ये है कि आज कल की जो जनरेशन है, मुझे लगता है दे आर वेरी अवेयर एंड दे आर एट द सेम टाइम मल्टीटास्कर ऑल्सो, बिकॉज हमने प्रिपरेशन टाइम पे भी तो वो जगल किया। आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग कि मैं NHM में भी आई एम डूइंग माई सर्विसेज एंड देन उसके बाद आके मैं पढ़ भी रही हूँ। सो इट्स मोर और लेस ऑफ अ सेम थिंग कि आप मल्टीटास्क कर रहे हो। एंड ऑल्सो आपके जो इन लॉज होते हैं उनका आपको कितना सपोर्ट रहता है, दैट ऑल्सो मैटर्स। सिंस माई इन लॉज वर ऑल्सो वर्किंग, तो दे नो द फैक्ट दैट कि आप वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपको उसके बाद आके आप कितना कर सकते हो एंड कितना आप नहीं कर सकते हो। So eventually that gets managed if you have supporting in-laws around you, and in my case they are very supporting. They were both working, तो उनको पता है कि इसके बाद आके इतना ही हो पाएगा या इसके बाद आके कितना उसका अगर काम है तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आके मैं जितना कर सकती हूँ, my mother-in-law, she also helps me out with the things and we both manage it. Amazing. मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। हम गर्ल्स की बात करें स्पेशली, जिस जर्नी को मैंने आपके जर्नी को देखा है कि आपने प्रिपरेशन ग्रेजुएशन की, साथ के साथ प्रीलिम्स दिया और तब से फिर आप साल दर साल आप लगातार इसकी प्रिपरेशन करते रहे, एग्ज़ाम्स देते रहे, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज पे होता है इंसान। नेचुरली ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब भी जल्दी चाहिए। बीइंग अ गर्ल आपको एक ऐसा नेचुरली कि एक टाइम ऐसा आता है कि जिस टाइम पे शादी की भी बात चल रही होती है, लाइक व्हाट हैज हैपेंड इन योर फैमिली आल्सो। और ये बच्चा जब आज का स्टूडेंट सोचता है ना तो उसको डरावनी सी चीज़ लगती है ये गर्ल्स को। उनको लगता है कि ये मैनेज नहीं हो पाएगा। और मैं बहुत सारे गर्ल्स को ऐसे देखता हूँ। आप ऑलरेडी इस जर्नी से निकल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग अमेजिंगली। तो मैं चाहता हूँ कि इन गर्ल्स को चैलेंजेस भी फेस करते हैं। समटाइम्स यू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली
आपके इन लॉज बहुत सपोर्टिव है, समटाइम्स शायद लोग नहीं भी, फैमिलीज नहीं भी समझ पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में गर्ल्स को अपने आप को बैलेंस कैसे रखना चाहिए? दैट इज अ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो आई वुड से फर्स्ट टू द पेरेंट्स कि आप अपनी बच्चियों को प्लीज गिव देम विंग्स। अगर आप अपने मतलब मेल चाइल्ड को 34 तक अनमैरिड रख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 34 के बाद भी ही गेट मैरिड, सो डज द गर्ल विल। यस, आजकल वो टाइम तो रहा नहीं है कि लड़की को हाउस होल्ड चोर्स करने हैं और लड़के को बाहर काम करने जाना true. है। लाइक इन माई केस वी बोथ आर वर्किंग, राइट। कोई किसी से ऊपर बड़ा तो है नहीं। सो अगर आप अपने मेल चाइल्ड को पढ़ा रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, तो आप प्लीज अपनी बच्चियों को भी टाइम दो। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो कंसिडर कि एक बायोलॉजिकल एज भी होती है। वी लिव इन अ सोसाइटी, हमें बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, मैन एंड वुमेन कैन नेवर बी इक्वल। ये जो इक्वालिटी है ना, इट्स अ मिथ, बिकॉज वुमेन जो है वो कुछ चीजों में एक्सेल करती है मेल से, एंड मेल्स कुछ चीजों में एक्सेल करते हैं फीमेल से। सो यू कैन नॉट कीप देम ऑन अ प्लेटफॉर्म कि ये इक्वल है। नो, दे कैन नॉट बी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, गर्ल्स की एक बायोलॉजिकल एज भी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस रीजंस। बट प्लीज मैं पेरेंट्स से यही कहूंगी कि आप यकीन कीजिए उन पे, उनको टाइम दीजिए। जितना आप अपने मेल चाइल्ड को दे रहे हैं, उन पर भी यकीन कीजिए। एंड आफ्टर दैट मैं ये भी कहूंगी कि अगर फॉर सम रीजंस, मतलब आपका टाइम बहुत हो गया, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत टाइम दे दिया एंड अभी आपका नहीं हो पा रहा, बट ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई, डज नॉट मैटर। आप शादी के बाद भी यू कैन डू थिंग्स, राइट। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस होना और एक डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। और उस केस में लाइक यू सेड, अगर सपोर्टिव इन लॉज नहीं है, जो कि हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू support you or everyone to understand what you are going through. Every person has their own expectations from you and you have your own expectations from them. But उन cases में मैं ये कहूँगी कि please just sink that feeling in that ज़रूरी नहीं है हर बंदा आपको support करेगा, and you do not need support of everyone, because you can be a sweetest peach on the tree, but maybe some people don't like peaches. That does not make you of less worth. आपको अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए कि अगर मेरे पास इतना टाइम, लाइक सपोजिटली आपके पास 12 आवर्स में से 4 आवर्स हैं, अगर आप दिन के 4 आवर्स डिटर्मिन्ड हो ना कि मैं ये 4 आवर्स पूरे लगाऊंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रोक पाएगा। वन डे यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू। ट्रू। ये एक जितने भी गर्ल्स के लिए जो गर्ल्स को अनईजीनेस फील होता है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, लोगों को पता नहीं होता होगा नहीं होगा, एक रिस्क इन्वॉल्व रहती है ऐसे एग्ज़ाम्स में। और आपने, क्योंकि आपने बोला है, आपने ऑलरेडी जिया है उस जर्नी को, और तो दिस विल कनेक्ट टू द पीपल ऑल्सो कि अब ये क्वेश्चन शायद जहन में आए, दिमाग में आए लोगों के कि ठीक है, चारों ने एग्ज़ाम दिया, मेंस के बाद उसको शादी जैसा बड़ा फैसला लेना पड़ा, ऑल्दो इट वाज नॉट डिसाइडेड। जब ये डिसाइड हुआ तब इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू के बीच का फासला था, प्लस वो टाइम जिस टाइम में चारों एक ऐसी जर्नी से गुजर रही थी, एक ऐसी यंग एज पे थी जिस एज पे सारे लोग, किसी को भी ये फैसला करने के लिए दो, कितना भी अच्छा फैसला हो, डगमगा जाएगा इंसान, डिसबैलेंस हो सकता है। तो आप लोगों को ये एसेस करना होगा कि इफ़ अगर सपोजिटली इनकी जर्नी में ना किसी भी सूरत में 19-20 इन्होंने अपने आप को डिसबैलेंस होने दिया होता है, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, क्योंकि वो बैलेंस आपको लाइफ में साथ साथ लेके चलना होगा। और इन्होंने अपने पे भरोसा रखा, इन्होंने अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखा, इन्होंने उस डिसीजन मेकिंग पे भरोसा रखा जो उन्होंने उस टाइम डिसीजन लिया। शायद उस टाइम अगर ये बोलते अपने पेरेंट्स को कि नहीं ठीक है, विल टेक सम टाइम एंड देन विल गेट मैरिड लेटर, वो भी पॉसिबल होता है, लेकिन इन्होंने ये डिसाइड किया उस टाइम का, इनका ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, बट वंस शी टुक द डिसीजन, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट है कि शी गॉट द सर्विसेज ऑल्सो, एक ब्यूटीफुल लाइफ है, इन लॉज, फैमिलीज, एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ। तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट लाइफ में आएगी ज़रूर। ये डिसीजन लेने ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है बहुत हद तक आपको इस पढ़ाई से भी ये ऐसे ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस में मदद मिली होगी। Right. Prelims is all about decision making, I think. तो बहुत मदद मिली होगी। लाइक आई सेड, मैं इसको हमेशा से जानता हूँ, जब से इन्होंने तैयारी की है। शी ज्वाइंड हियर चाणक्य जम्मू। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और थी कि उधमपुर से 60-70 किलोमीटर एक ऐसी लड़की है कि जो रेगुलरली वहाँ से यहाँ ट्रैवल करती थी, मतलब इस प्रिपरेशन के टाइम का। क्योंकि मैंने बोला ना कि सारे स्ट्रगल, सारे चैलेंजेस इन्होंने क्या फेस किया आपको शायद नहीं पता चलेंगे, बट ये ज़रूर है कि इतनी आसान इनकी लाइफ ये जर्नी रही नहीं है जितनी हो सकता है कि अब ये सर्विसेज में है लग रही होगी। बट अब मैं थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ कि जैसे आपने प्रिपरेशन की, आपका एक ऑप्शनल चूज करना होता है। कौन सा ऑप्शनल, क्योंकि आप डिफरेंट उससे फील्ड से थे, कौन सा ऑप्शनल आपने चूज किया था उस टाइम? सो मैं बात कर रही हूँ 2016 की। उस टाइम पे आपको 2 ऑप्शनल्स चूज करने होते थे। राइट। तो मैं न्यू थी और मैं सिर्फ एग्ज़ाम दे रही थी बिकॉज मुझे इसमें घुसना था। मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि साइकोलॉजी इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैं बुक्स ले आता हूँ, यू गो थ्रू इट, अगर इंटरेस्ट बनता है तो। और उस टाइम पे क्या था कि प्रीलिम्स में लेकिन एक ही ऑप्शनल के साथ आपको जाना था। उस टाइम पे प्रीलिम्स में जीएस के साथ ऑप्शनल का भी होता था। तो मैंने सोचा ठीक है, हम साइकोलॉजी के साथ चलते हैं। मेरे फादर ने बुक्स लाई। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज के लिए साइकोलॉजी की कौन सी बुक्स चाहिए। वो बुक स्टोर में गए होंगे, उन्होंने पूछा होगा कि सिविल सर्विसेज के लिए साइकोलॉजी की जो बेसिक बुक्स हैं 11th-12th की वो दे दो। अब बेसिक सिलेबस ही आता है, वैसे प्रीलिम्स का तो ठीक था, उससे मैनेज हो गया था। तो मैंने खुद से वो पढ़ना स्टार्ट किया और मेरा प्रीलिम्स हो गया था उस टाइम पे। तो साइकोलॉजी मैंने वैसे चूज किया। जब मैं इस प्रिपरेशन में आई प्रीलिम्स में मेरी किसी के साथ इंटरेक्शन हुई, तो मुझे पता चला कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक इजी सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट के साथ तुम वो रख लोगे तो इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू मेंस देने के लिए। तो मैंने एंथ्रो ले लिया उसके साथ। उसके बाद जब मैंने एंथ्रो पढ़ना शुरू किया, आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। साइकोलॉजी से ज़्यादा मुझे एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगा एंड आई थॉट कि मैं इसके साथ यूपीएससी में जाऊंगी, जबकि मैंने सोचा था मैं साइकोलॉजी के साथ जाऊंगी। सो वैसे मैंने अपना ऑप्शनल चूज किया था। बट देन जो आपने एडम दिया, जो आपने क्लियर किया, उसमें आपका एंथ्रोपोलॉजी फाइनली सब्जेक्ट रहा है। अब एंथ्रो एज अ सब्जेक्ट स्टेट के लिए अच्छा है अगर कोई लेना चाहता हो? आई थिंक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज इसमें क्या है ना कि स्टैटिक पार्ट भी है और थोड़ा सा क्रिएटिव पार्ट भी, आई वुड से कि आपको एक जैसे सोशियोलॉजी, मतलब बाय सेइंग दिस मैं किसी सब्जेक्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस, इट्स योर इंटरेस्ट कि आपको किस में इंटरेस्ट है। बट एंथ्रोपोलॉजी के आई एम स्पीकिंग अबाउट प्रोज क्या है। एक तो थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है उसमें कि जिसमें आप थ्योरी काफ़ी लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज वो मार्क्स दिलवाता है आपको। और ऊपर से क्या है कि थोड़ा सा बायोलॉजिकल पार्ट है जिसमें आप डायग्राम्स वगैरह कर सकते हो, तो वो आपको एक एज दे देता है ओवर द सब्जेक्ट्स जो सिर्फ थ्योरेटिकल है। उसमें आप क्या मतलब प्रेजेंट करोगे, क्या एज दोगे, फिर ये आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा, कहीं से एग्जांपल्स ढूंढनी पड़ेंगी, कहीं से रिसर्चेस ढूंढनी पड़ेंगी। बट एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप एक अच्छी डायग्राम बना दोगे तो वो आपको थोड़ा सा एज दे देगा, राइट। तो एंथ्रो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, नॉट ओनली फॉर स्टेट सर्विसेज बट यूपीएससी। 2 साल पहले वसीम थे जिन्होंने रैंक 7 हासिल की थी यूपीएससी में, उनका भी एंथ्रो था। मेरा ख्याल है हाईएस्ट मार्क्स थे उनको उस साल एंथ्रो में। तो चारू, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जाते हैं कि मैं चाहता हूँ तो आप ये बताओ, जैसे आपने पूरी प्रिपरेशन जर्नी आपने, क्योंकि मैं हमेशा सारे लोगों से पूछता हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो तैयारी कर रहा होता है उसको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छी प्रिपेयर्ड हो और आप एग्ज़ाम देते हो। अब एग्ज़ाम प्री मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस पे हैं। इन तीनों स्टेजेस पे आपको
लक की कितनी जरूरत होती है? सर जब तक मैंने सिर्फ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन दिया था, मैं फिर कहूँगी आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माइटी कि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। बट जब मैं यूपीएससी में अपनी जर्नी देखती हूँ तो आई थिंक कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, बट देन समहाउ आपका नहीं होगा। तो मुझे लगता है व्हाट इज दैट फैक्टर, दैट सर्टेनली आप उसे लक कहें, आप उसे डेस्टिनी कहें, आई थिंक है कुछ है। तो है। 99% आपकी मेहनत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कुछ 1% तो है। नहीं मतलब 1% से ज्यादा होगा। मे बी 1% से मे बी, ज्यादा होगा। बट मुझे लगता है कि But luck, डज luck मैटर, डज plays मैटर। little role in this exam. लक को मैं वैसे फिर जब मैं इसके बारे में बहुत सोचती हूँ तो फिर मैं लक को वैसे इंटरप्रेट करती हूँ कि मे बी उस टाइम पे आप जिस वाइब्रेशन में हो, जिस माइंडसेट में हो, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, इसलिए वो डिले हो रहा है, या Correct. इसलिए आपको वो नहीं मिल रहा है। मे बी यू आर डेस्टिन्ड टू एक्सेल इन दिस एंड नॉट दैट, तभी वो नहीं हो रहा है। मे बी लक वो है, आई डोंट नो, बट अगर देयर जो इज समथिंग। जो आपका पहला अटेम्प्ट था स्टेट सर्विसेज Right. का, वो क्लियर हुआ नहीं था। राइट, उसमें कौन सा स्टेज तक आप गए थे? सो मेंस मींस क्वालिफाई लिखा नहीं था हुआ आपने? था। हाँ, मींस क्वालिफाई इंटरव्यू दिया नहीं, था? मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ नहीं था हुआ मेरा। था। और सेकंड अटेम्प्ट आपने फिर तीनों हो इंटरव्यू, गया, हाँ। तीनों स्टेजेस क्लियर हो गए। पहले अटेम्प्ट में फिर जब आपने मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, वो मोमेंट कैसा रहा? मतलब वो उस टाइम क्या दिमाग में आया कि होना चाहिए था, क्योंकि नेचुरली उस टाइम भी बहुत हार्ड वर्क ऑलरेडी किया हुआ था। और क्या उस टाइम लगा एक पेपर देते देते कि नहीं होगा, या लगा था कि हो जाएगा? सब मेरे अंदर थोड़ा सा ना ऑप्टिमिज्म है इसको लेके कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगी तो मुझे मिलेगा। आई डोंट नो वो क्या है, बट वो है मेरे अंदर। तो मैं ये सोच के कभी चली ही नहीं कि नहीं होगा। उस टाइम पे मेरा प्रीलिम्स हो गया था, जबकि मैं एक न्यू कमर थी और मैंने कोई Correct. कोचिंग भी नहीं ली थी, और मैंने साइकोलॉजी भी खुद पढ़ के प्रीलिम्स निकाल दिया था। जब मेरा प्रीलिम्स हो गया, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई गॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग दिस अबाउट मी, लेकिन मैंने मेंस के लिए, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। मुझे लगता है कि अगर उस टाइम पे थोड़ी सी मुझे गाइडेंस मिल गई होती तो शायद, आई डोंट नो, बट शायद मैं मेंस कर लेती। मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी नॉर्मली, और उस टाइम पे यू डिडंट हैव इंटरनेट ऑल्सो ना। करेक्ट। अब तो जियो 4G, इट्स अब available एवरीथिंग है। इज अवेलेबल। उस टाइम पे कोई गाइडेंस नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। थोड़ा बहुत एक दो लोगों से पूछ के जो पता चला वो गैदर कर लिया, और बहुत मेहनत की। मतलब 1 महीना था मेरे पास, एंड आई हैड टू प्रिपेयर एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज उससे पहले मैं मेडिकल ऑफिसर का प्रिपेयर कर रही थी। आई डिडंट हैव टाइम। उस 1 महीना मैंने दिन रात मेहनत की है, आई मेड नोट्स एवरीथिंग, और मुझे था कि कर लूंगी मैं। बट मेरे को लगता है मैं गलत डायरेक्शन में चल रही थी, बिकॉज मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। जो डायरेक्शन मुझे पकड़नी चाहिए थी वो शायद, मतलब क्वेश्चन की डिमांड कुछ होती है एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अनदर वे, तो फिर कैसे होगा? मुझे लगता है वो एक फॉल्ट रहा होगा उस टाइम पे। बट जब आपने फिर कोचिंग उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपने हाँ, उसके बाद जब मैंने यूपीएससी के लिए स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, चाणक्य, फिर आपने उसके फिर बाद मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन किया। यस, मतलब डायरेक्शन इन एनी फॉर्म आपको, चाहे वो आदित्य हो, राइट, चाणक्य, राइट, चाणक्य जब उन्होंने राइट, आपको हेल्प किया, और डायरेक्शन वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू। राइट। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है आपका थ्रू आउट, जितने भी आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है हम बच्चों को। अब इसमें जो एक स्टेज होती है लास्ट इंटरव्यू, वो इंटरव्यू का, क्योंकि एक ही बार आपने एक ही बार में फिर क्लियर नहीं किया, वो इंटरव्यू का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करो। सो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी अपने आप में बहुत डिफरेंट था। बाकी ये 2021 का 21 का इंटरव्यू। इंटरव्यू था। मैं बोलूँगी बाकी एस्पिरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे लिए, बिकॉज आई वाज न्यूली वेडेड। 1 महीना हुआ था मेरी शादी को, एंड 1 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में माई इन लॉज सपोर्टेड मी थ्रू दिस।
मतलब मेरे को कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी. आई यूज टू गो टू माई वर्क प्लेस जो नेशनल हेल्थ मिशन में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे, एंड देन आके आई यूज टू प्रिपेयर. ऑल्सो माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, और मेरे फादर भी मेरे हस्बैंड को नच करते रहते थे कि मेक श्योर कि ये कर रही है प्रिपरेशन, मतलब डिरेल ना हो एंड दिस एंड दैट. तो ओवरऑल माई पेरेंट्स, माई हस्बैंड एंड माई इन लॉ सपोर्टेड. तो इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन रही. मैंने काफ़ी मॉक्स दिए थे उससे पहले, ऑनलाइन मॉक्स भी दिए थे, ऑफलाइन मॉक्स भी दिए थे. चाणक्य में भी मैंने एक मॉक दिया था, तो काफ़ी हेल्प मिलती है मॉक से भी. और उसके बाद जो इंटरव्यू डे था वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, वो मॉक जैसा तो कुछ भी नहीं होता. बिकॉज आप जितना भी प्रिपेयर करके जाते हो दे टेंड टू मेक इट फ्लैट इन फ्रंट ऑफ देम. तो इंटरव्यू भी अच्छा गया था. मतलब मेरा इंटरव्यू आई थिंक 30 मिनट्स चला था, एंड मुझे क्वेश्चंस एंथ्रोपोलॉजी से ज़्यादा पूछे थे उन्होंने. और ठीक है, जब इंटरव्यू एक बार आप अंदर चले जाते, थोड़ी पहले शुरू में नर्वसनेस हुई थी मुझे, उसके बाद इट वाज मोर लाइक अ कन्वर्सेशन. मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा हुआ था, मतलब हो सकता है मैं थोड़ा बेटर कर सकती थी इंटरव्यू में, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं हुआ था. और मार्क्स भी मेरे वैसे, कितने मार्क्स थे आपके? सर डोंट रिमेम्बर, लेकिन मुझे पता है, मुझे इतना याद है कि मेरे एवरेज जितने लोगों को मार्क्स आई थिंक 165 थे, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग. डिसेंट मार्क्स. डिसेंट मार्क्स थे, मतलब ना कम थे ना ज़्यादा थे. तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका एक ही बार में राइट. रहा है. तो इतनी सारी चीज़ें आपने शेयर की है, इतना सारा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है, और काफ़ी सारे इंसाइट्स आपने दिए हैं. आई एम श्योर कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा ये कॉन्वर्सेशन देखेंगे, उनको बहुत सारा टेक अवे मिलेगा इसमें. हम इस पॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक रैपिड फायर आपके साथ. रैपिड फायर इन द सेंस वो तो थोड़ा सा ओवर हाइप चीज़ है, कि मतलब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने भी लोग देखें वो देखें कि एज अ पर्सन आप इस प्रिपरेशन से हट के, एज अ ऑफिसर से हट के भी एज अ पर्सन कैसे हो. तो वो तो कुछ क्वेश्चंस है वो हम आपसे पूछेंगे. श्योर. एक रैपिड फायर क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बोला है, बट इसमें ज़्यादा सोचना अलाउड नहीं है. Okay, I'll try to be as quick as I can. इसमें पहला क्वेश्चन जो है, एक लॉ या रूल जो आप होती तो तुरंत चेंज कर देती, कोई भी लॉ, कोई भी रूल. So I think reservation, because मुझे लगता है, मतलब रिजर्वेशन आप दो, लेकिन जब क्रीमी लेयर में कोई आ गया तो फिर मुझे Change लगता है होना चेंज होना चाहिए. राइट. परफेक्ट. सेकंड क्वेश्चन है, 3 वर्ड्स जो आपके बैचमेट आपके लिए यूज करते हो. बैचमेट्स मतलब कोई भी नाम इस तरह की, कोई जैसे फन वे में करते हैं. जब हम इम्पा टाइम पे थे तो आई गॉट द टाइटल ऑफ मिस स्टाइलिश, तो वो हो सकता है. बट दैट इज अ परफेक्ट, जो आपको दिया गया टाइटल वो परफेक्ट था. मैं उसका एक्चुअली विटनेस हूँ. जो वन मिथ about civil services you want to break? It's not about glamour only, it's more of responsibility. Glamour बिल्कुल भी नहीं है. Not to the extent जितना aspirants समझते हैं. ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, मतलब करने को नहीं मिलता. आपकी फैमिली ज़्यादा एंजॉय करेंगे इसको दान आप नहीं कर पाते. अच्छा, कौन सा ऐप आप हर दिन यूज करते हो, जो मे बी मतलब कहीं भी इंटरव्यू आपने दिया हो, कभी किया हो, वो ऐप जो आप मोबाइल में यूज करते होंगे, उसके बारे में बात नहीं करते. नॉट रिलेटेड टू studies or anything. It's Pinterest because I'm a very creative person and I like to scroll ideas. Creativity? Be it in outfits, be it in aesthetics, be it in creating my own room, or ideas about doing something creative in my workplace. तो चलते में तीसरा क्वेश्चन एक्चुअली, क्या अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं होते तो क्या होता है? I had my doctorate degree, तो डॉक्टर होते. मुझे लगा फैशन स्टाइलिस्ट टाइप का, क्योंकि वो क्रिएटिव पार्ट है आपका. Right, I can be that, but let's see. One advice you would give to your 18-year-old self?
I would say जो मेरी 18-year-old self है, that just stick in. You will be able to do it. Just be confident and speak your heart out. कोई ऐसी चीजें जो आपने की हो जो लगा कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए थे, मतलब I was Past. very into studies all the time. तो Hmm. मुझे लगता है कि मैं 18-year self को बोलती take a breather also. मतलब मेरा मन करता था कि मैं दूसरी चीजें भी करूं, but I had this thing in my mind कि पहले prioritize study को करना है. Hmm. I think ये जो एक माइंडसेट रहता है जो कि मुझे लगता है सभी का ही रहता है कि एक टाइम पे एक ही चीज करो. मतलब ये आपके पेरेंट्स भी आपको सिखाते हैं. हमें लगता है कि जब हम पढ़ रहे हैं तब आप इंजॉय नहीं कर सकते हो, बट आई थिंक कि अगर आप बैलेंस लेके चलो दैट, क्योंकि जो चीजें उस टाइम पे हुई उस टाइम पे निकल गई वो निकल गई, दैट विल नॉट कम बैक. बट लास्ट क्वेश्चन जो इसमें हमारे पास लिखा नहीं है, बट एक, क्योंकि यू आर अ मैरिड गर्ल नाउ, और मैं चाहता हूँ कि आप हस्बैंड्स को, ओवरऑल आपके भी हस्बैंड को, मी एज ए हस्बैंड ऑल्सो, क्यों गिव वन एडवाइस. सो हस्बैंड्स को मैं ये एडवाइस दूंगी कि योर पार्टनर इज वन पर्सन who will be through all your life. Your parents will eventually be not there with you, and your children will go off for their studies and eventually get married, but your partner is someone who will stick through with your life, so please prioritize them also. Okay, great, amazing. तो ये चलते में हम लास्ट एक जो अब चाहेंगे कि जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि दीज आर नॉट ओनली सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट्स हैं वो नहीं है, या स्टेट सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, मतलब रेगुलर रूटीन के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो मैं चाहता हूँ कि आप तो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड भी एंड लाइफ इन जनरल जो भी हमें देख रहे हो उनके लिए कुछ एडवाइस. So to all the aspirants out there, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज के हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपके लिए सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहती हूँ कि, और ये मैंने आई थिंक रिपीटेडली बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला हुआ है कि आपके पास एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कुछ करने की. आपका एक गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए. आई नो ये जो सिविल सर्विसेज है ये टायर सम है, तो आप यूजुअली प्लान बी की तरफ चले जाते हो, जिसकी एक एग्जांपल मैं भी हूँ. ऑब्वियसली मैंने भी प्लान बी बैकअप चुना, बट द गोल शुड बी क्लियर कि अगर प्लान बी भी ले लिया है तो प्लान ए के लिए हम कितना काम कर रहे हैं. डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि आज एसआई का पासिंग आउट परेड हुई, इंटरनेट इज फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ एसआई, तो अब मैं एसआई बनूंगा. आज डीवाईएसपी की पासिंग आउट परेड हुई तो अब मैं डीवाईएसपी बनूंगा. अब मुझे ये अकाउंट्स ऑफिसर दिख गया, मैं उसके ऑफिस में गया, उसका ग्लैमर दिख गया, तो अब मैं, दैट शुड नॉट बी द केस. आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, एंड व्हेन यू वर्क टुवर्ड्स इट, आई थिंक सक्सेस आज नहीं तो कल मिल जाती है. वेरी वंडरफुल. आप चलते चलते टुवर्ड्स द एंड, मी एज ए गाइड, क्या आपके लिए मैं हेल्पफुल रहा हूँ किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में जो भी प्रिपरेशन के टाइम? सर, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने चाणक्य ज्वाइन किया था, यू एज अ यूनिट ऑफ चाणक्य आईएएस एकेडमी, आई कैन टॉक अबाउट कि चाणक्य ने मुझे ऑब्वियसली हेल्प तो किया. लाइक आई सेड कि 2016 में अगर मुझे एक सही गाइडेंस मिल गई होती कि मेंस के आंसर कैसे लिखने हैं, तो शायद मेरा पहले ही हो जाता. सो चाणक्य वाज दैट गाइड फॉर मी. तो चाणक्य आईएएस एकेडमी ने भी मुझे वो गाइडेंस दी है, और जितने भी मेरे बेसिक नोट्स थे, दैट हैज बीन फ्रॉम चाणक्य आईएएस एकेडमी ओनली. सो इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. तो ये हमारे साथ चारू, थैंक यू सो मच चारू खजूरिया, रैंक जेकेएस रैंक 35, उधमपुर के रहने वाले, आज अकाउंट सर्विसेज में है. और इनको बुलाने का ख़ास मकसद ये था कि जो मिथ है कि गर्ल्स नहीं कर सकते, उन्होंने, लाइक आई सेड ड्यूरिंग द एंटायर पॉडकास्ट, कि मैंने वही सारी चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश की है जो आप लोगों को लगता है कि डिफ़िकल्ट है, और वो सारी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस करके, डिफ़िकल्टीज़ नहीं, शी सेड दीज आर चैलेंजेस जो आपको लाइफ लॉन्ग आते रहेंगे. शी ओवरकम दोज चैलेंजेस, एंड
overcome very beautifully. अब ये civil services में already है. She is making a difference there in Udhampur. She is posted in her own district. अपने लोगों के लिए वो सेवा कर रही है, अपने लोगों के लिए वो सर्विस कर रही है वहाँ. उससे ज़्यादा कोई सेटिस्फेक्शन इनको कोई और चीज़ शायद नहीं दे सकती थी. और इसी तरह जैसे हमेशा प्रॉमिस करते आए हैं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और वो सारी चीज़ें हम पहुंचाते रहेंगे जो आप लोग को जर्नी में थ्रू आउट काम आएंगे. फ़िलहाल हम चारों को थैंक यू सो मच, आप Thank you, आए sir. और आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया है. और विल मेक श्योर कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. और क्योंकि हमारी ये कोशिश हमेशा रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स को लाना और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना. इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारे लोग जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया होगा वो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, sir.